Now put up a heading solid state chapter 1. बड़ा ही प्यारा चैप्टर, आसान, और आईआईटी में यानी जेई मेंस में और नीट में जैसे कुछ चैप्टर्स है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स में, जो इसके बाद के चैप्टर हैं वो फिक्स डे की आते ही हैं। ऐसे ही सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन, लेकिन मेंस में अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। मेंस में शुरुआत के सेक्शन से क्वेश्चन आता है, अभी जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और नीट में जो क्वेश्चन आता है वो डिफेक्ट से आता है मोस्टली। अगर आप नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, और सिंपल होता है। लास्ट ईयर ये चैप्टर 12th में सिलेबस में नहीं था, तो कई स्टूडेंट्स ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी इसको तैयार नहीं किया, क्योंकि जब 12th बोर्ड में नहीं है तो जेईई और नीट में इसके क्वेश्चन आने का भी बहुत रेयर चांसेस था मुझ में। बट फिर भी क्वेश्चन मेंस में आया था, मेंस के अलग अलग पैटर्न में। इस साल अभी जो मेंस हुई उसमें भी आए हैं पूरा। 3D इमेजिनेशन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर जैसे मेरा भी है, मैं भी लास्ट में इसको पढ़ाता हूँ। द रीज़न बिहाइंड इट व्हाट, यहाँ 3D इमेजिनेशन का खेल है, लेकिन एक छोटे से सेक्शन पे और डेटा बेस्ड है ना। इमेजिनेशन भी चाहिए, डेटा भी चाहिए। पूरी केमिस्ट्री का एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसका किसी भी चैप्टर से रिलेशन नहीं, मतलब आप ने कुछ भी नहीं पढ़ा हो 11th में तब भी आ जाएगा ये चैप्टर समझ में। 12th में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, प्योर मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर कह सकते हैं जिसका कोई, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंडेंट्स ऑन 11th क्लास IUPAC, GOC इसमें डिपेंडेंट, तो 12th का आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री कब आएगी, मोल कॉन्सेप्ट से। इस भाई साहब इस चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट से भी रिलेशन नहीं। कुछ क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है मुझ में, तो वो मोल कॉन्सेप्ट जितना लगता है उतना तो आप 9th में भी पढ़ चुके होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स काउंट करने वाला। ठीक है, तो ये तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात कि कहाँ हमें इंपॉर्टेंस लगेगा, मतलब तीनों वे में इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से नोट्स बनाए और रीड किए, और NCERT के बाहर कुछ भी नहीं, थोड़ा प्योर NCERT मेरा क्वेश्चन बैंक मुझ में। अब क्वेश्चन बैंक के पैटर्न से आप सब तो परिचित हो मुझे ना, कि क्वेश्चन बैंक ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन्स ऑफ NCERT। कोशिश पूरी यही है कि हर लाइन से मैंने क्वेश्चन बना दिए, ऑब्जेक्टिव में बना के सब्जेक्टिव और D ब्लॉक, F ब्लॉक, इन सब में हमने क्वेश्चन बैंक को देखा है। हमने वेरीफाई भी किया है कि एक एक लाइन से कैसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप जैसे NCERT, तो इसके दो फायदे होते हैं क्वेश्चन बैंक को देने के। इसके आंसर को ढूंढने के लिए आप ऑटोमेटिकली NCERT रीड करोगे। ठीक है, इस पूरे लेक्चर में सबसे ज़्यादा फोकस आपको समझने पे करना है। आप पार्ट वाइज समझते जाओ, यानी पहला एक सेक्शन समझ लिया मुझ में, देन दूसरा, फिर देखो कि इतना सेक्शन समझने के बाद कितने क्वेश्चन के आंसर कवर हो गए। लेकिन अभी समझने के बाद आपको प्रॉपर लाइनिंग नहीं मिलेगी कि हाउ टू राइट, यानी प्रॉपर सेंटेंस बनाकर जो लिखना होता है वो रीडिंग करने के बाद आएगी। तो इट मीन्स द रीडिंग ऑफ NCERT इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो हर चैप्टर में कहा है। केमिस्ट्री के मैक्सिमम चैप्टर्स में आप लोगों को क्वेश्चन बैंक दिए हैं, है ना, उनको फॉलो करना है। सॉलिड स्टेट यानी स्टेट्स ऑफ मैटर, तो अगर 11th में फिर भी मैं इसका रिलेशन बनाऊं तो किस चैप्टर से बना सकता हूं, गैसियस स्टेट से। लिक्विड स्टेट कहाँ पढ़ा, 12th में ही जो हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा वहां हमने लिक्विड के बारे में बात की। गैसियस स्टेट 11th क्लास। ठीक है, तो देयर आर 3 फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ मैटर। फिजिकल यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। A substance and a matter can be divided into 3 physical states: solid, liquid and gas. डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो 9th क्लास में पढ़ते हो। बट अगर मैं पूछूं कि आउट ऑफ दिस 3 स्टेट विच स्टेट विल बी मोर स्टेबल, कौन सी स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, एंड व्हाट आर द फैक्टर विच डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ एनी स्टेट। How you can say that solid is the most stable? किसी के फ्लो होने से उसकी स्टेबिलिटी डिसाइड नहीं होती। स्टेबिलिटी अगर सॉलिड, तो नेचर में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब से अर्थ बनी है तब से यहाँ पर तो गैसेस है और वो उसी फॉर्म में है। इट मीन्स दे आर स्टेबल। स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले यानी कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा, कोई सब्सटेंस लिक्विड होगा या कोई सब्सटेंस गैस होगा,
ये कौन से फैक्टर डिसाइड करते हैं? व्हाट आर दैट फैक्टर? इंटर एटॉमिक। अब इसे हमेशा इंटर एटॉमिक बोलेंगे तो गलत वर्ड होगा ये भी गलत वर्ड है। इंटर पार्टिकल। क्यों? इंटर एटॉमिक वर्ड गलत हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर वर्ड गलत है, इंटर पार्टिकल क्यों सही है? क्योंकि सॉलिड्स के बारे में हम क्या बोलते हैं? मुझे व्हाट आर सॉलिड्स? अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं तो ये तो बचपन की डेफिनेशन है, तो सॉलिड विच हैव अ डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, दे आर रिजिड। समझ में? तो अगर इनका डेफिनेट शेप है, डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, रिजिड, तो वाई सॉलिड्स आर रिजिड? वाई? तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में आप जो 9th क्लास में डिफरेंस पढ़ते हो वो पढ़ते हो कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। लिक्विड में थोड़े डिस्टेंस में होते हैं और गैस में बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो अगर हम बात करें तो इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन दिस पार्टिकल इज वेरी लार्ज इन गैस, यहां पर लेस है और यहां पर तो बहुत ही कम है। तो ऐसा होता कैसे है? सॉलिड ये फॉर्म में मिलते हैं, मतलब इसके पार्टिकल पास में आ कैसे रहे? हाउ दे आर कमिंग विद ईच अदर? कोई पार्टिकल पास में तब आएगा जब उनको क्या करेंगे, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। विदाउट अट्रैक्शन दे कैन नॉट। अगर दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और आप उनको जबरदस्ती पास में ले भी आओगे तब भी वो पास में स्टेबल फॉर्म में नहीं रहेंगे, दे आर नॉट स्टेबल। कोई स्टेट, यानी अगर मुझे कोई भी सब्सटेंस, इफ एनी सब्सटेंस वांट टू बी स्टेबल इन देयर सॉलिड फॉर्म, तो उनमें इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन। तो पार्टिकल शब्द से यहाँ पे क्या मतलब है? पार्टिकल मतलब एटम भी हो सकता है, इट मे बी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। पार्टिकल शब्द इन तीनों को डिनोट करता है, मतलब सॉलिड आयंस का भी बनता है, एटॉमिक सॉलिड भी होता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जांपल पूछूं आप में से कि कोई सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड का एग्जांपल, मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल, एंड व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ आयनिक सॉलिड? सोडियम क्लोराइड इज द आयनिक सॉलिड। जिसका सबसे छोटा पार्टिकल मॉलिक्यूल होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा वो एटॉमिक सॉलिड। ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम एंड ऑल कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो वो सारे एलिमेंट जो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं, कौन? मेटल्स, आयरन मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, कॉपर मेटल, सोडियम, पोटेशियम मेटल, यानी एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट आर मेड अप ऑफ एटम्स। वो किसके बने? एटम के बने ना। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक, चौक सॉलिड है, बट उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल। तो वो क्या हुआ? लेकिन ये कितना छोटा क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ 12th स्टैंडर्ड, बट इसके एग्जाम्पल में ही हमारे चेहरे पे क्वेश्चन मार्क बन गया। नहीं समझे? हमें सिर्फ इतना से सवाल पूछा गया कि ऐसा एग्जाम्पल जिसका सबसे छोटा पार्टिकल एटम सॉलिड, तो आपको सोचना कैसे है उनमें हमारे पार्टिकल्स का, एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। तो बात चल रही है कि व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड। अगर मैं इन 3 क्वेश्चन के आंसर ढूंढने जाऊं तो व्हाट आर सॉलिड्स? द सॉलिड्स आर दैट स्टेट ऑफ अ मैटर व्हिच हैव अ डेफिनेट शेप, definite volume, they are rigid and less compressible या incompressible are known as solids. What are the characteristics of solid? अगर मैं solid के characteristics, तो solid के characteristics में ये characteristics में include नहीं करते। एक solid का characteristics क्या है? Interparticle distance is very less, interparticle attraction is maximum, हाई मैक्सिमम यानी लार्ज इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन, रिजिड, इनकम्प्रेसिबल,
रिजिड शब्द का मतलब क्या हुआ? इनकम्प्रेसिबल में ही रिजिड आ जाता है, हाँ या नहीं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड हियर? द particles of a solids are that much tightly packed they cannot move from their position, they can oscillate only at their mean position. मतलब ये सिर्फ अपनी जगह पे, ये ऐसे नहीं हो सकते, ठीक है? ये सिर्फ अप एंड डाउन मूवमेंट जैसे, देखिए ना, ये इतना सा भी मूवमेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा मूवमेंट इसमें नहीं, लेकिन अपनी मीन पोजीशन में क्या हो सकते हैं? वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी मीन, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ऊपर और बहुत नीचे, ठीक है? अपनी मीन पोजीशन पे. सो बिकॉज ऑफ दिस टेंडेंसी द सॉलिड्स आर रिजिड, दे आर रिजिड. बट इन सब को पढ़ने पर भी हमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता कि कोई भी सब्सटेंस, मान लीजिए मेरे पास एक मैटर है, सपोज मैं वाटर का ले लूं H2O. वाटर तीनों फॉर्म में रहता है, ये सुनो, इसका गैसियस फॉर्म वेपर फॉर्म कहलाता है. तो वाटर सॉलिड यानी आइस फॉर्म में रहेगा, वाटर लिक्विड फॉर्म में रहेगा या वाटर गैस फॉर्म में रहेगा, वो कौन से फैक्टर हैं जो ये बात को डिसाइड करते हैं? और यहाँ आपको उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने गैसियस स्टेट में क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा हो. और ये क्रिटिकल टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को लिक्विड स्टेट सॉल्यूशन में भी पढ़ाया था. क्रिटिकल टेम्परेचर, वाटर आइस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा या वेपर फॉर्म में रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर. ओनली टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल टू डिसाइड द स्टेट ऑफ अ मैटर. टेम्परेचर का रोल, टेम्परेचर के साथ में प्रेशर भी है, और टेम्परेचर सो फैक्टर और पैरामीटर विच डिसाइड्स स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में सबसे पहला आता है फर्स्ट थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल, एंड सेकेंड थर्मल एनर्जी के बाद इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब प्रेशर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपके लिए मैंने. थोड़ा सा 11th क्लास का अगर हम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अगर आपको केस याद आता हो जो मैंने पढ़ाया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो इसे लिक्विड में बदलना है, तो हमने क्या कहा था? प्रेशर लगाओ. लिक्विड पेट्रोलियम गैस क्या है? हाई प्रेशर पे इसको लिक्विफाई किया गया है ना. प्रेशर लगाने से क्या होंगे? पार्टिकल पास में आएंगे. किसी गैस को अगर लिक्विड में बदलना तो क्या करो? कंप्रेस करो. कंप्रेस कैसे करते हैं? प्रेशर लगाकर. यस और नो? तो किसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मैं लिक्विफाई करना चाहता हूं तो हमने कहा प्रेशर लगाओ, ठीक है? जब हम ये काम रूम टेम्परेचर पे करते हैं और 33 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर पे 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विफाई हो जाती है. एक रैंडम डेटा दे रहा हूं, 33 डिग्री सेल्सियस पे ब्रह्मा जी को बुला लो तब भी लिक्विफाई नहीं होगी. द टेम्परेचर अबाउ विच गैस कैन नेवर बी लिक्विफाई वॉट एवर प्रेशर यू में अप्लाई. आप जितना प्रेशर लगा सकते हो वो लगा लो, द गैस विल नॉट लिक्विफाई. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि 33 डिग्री सेल्सियस पे इसके पार्टिकल की थर्मल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई. आप क्या चाहते हो? पार्टिकल पास में आए, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत, थर्मल एनर्जी ज्यादा, मतलब इंटरनल काइनेटिक एनर्जी. दे वांट टू जस्ट, आप जैसे प्रेशर लगा के जबरदस्ती पास में करते हो, और लिक्विड बनाने का तो नहीं कि हमेशा प्रेशर लगा के रखोगे, उसको प्रेशर को थोड़ा रिलीज भी करोगे, वो दूर हो जाता. मतलब वो पास में आना ही, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद इसके मॉलिक्यूल इतने दूर पहुंच जाते हैं, मतलब इनके मॉलिक्यूल, कि हम कितना भी प्रेशर लगाएं वो पास में आएंगे ही नहीं. नहीं समझे? सॉलिड
कोई सब्सटेंस सॉलिड होगा सिर्फ इसके लिए कि प्रेशर, अगर आप प्रेशर लगा रहे हो, कंप्रेसर लगाते जा रहे हो, मतलब क्या है, मैं अगर पानी का टेम्परेचर ज़्यादा रखूं, नहीं समझ रहे हो, वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री, मतलब रूम का टेम्परेचर ज़्यादा है और मैंने वाटर के ऊपर कंप्रेसर लगा रहा हूँ। फ्रिज में क्या लगा होता है, रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर, क्या काम है उसका, मतलब टेम्परेचर वहां पर आइस जो बनाने का जो मेन काम कर रहा है वो कंप्रेसर ही कर रहा है ना। लेकिन अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो कंप्रेसर कोई काम नहीं करेगा, नहीं समझे। कंप्रेसर जो अपना रेफ्रिजरेटर यानी जो आइस बॉक्स है, मेन उसका रोल वहां पर है, ठीक है। अगर ऐसे ही आप लोग कार में क्या होता है, कूलेंट लगाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन होती है ना, तो ये जो कूलेंट होता है, एसी कैसे चलता है, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। कार में दो चीज़ होती है, एक हीटर होता है, जब ठंड होती है तो आप कार में हीटर चालू कर लेते हो, तो हीटर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो, वो मोटर प्रिंसिपल पे काम करता है। और उसका उल्टा, एक में हीट हमें बाहर चाहिए और एक में हीट एब्जॉर्ब करना है, दोनों अलग अलग प्रिंसिपल हो गए ना, लेकिन रिवर्सिबल है, एक ही सिस्टम में दो रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो जो कंप्रेसर है जितना भी, वो कंप्रेसर का काम क्या है कि हमें उसको पार्टिकल्स को कंप्रेस करना है, पार्टिकल को पास में लेकर आना है। सो सॉलिड्स, अब एक क्वेश्चन जो है कि स्टूडेंट के माइंड में कि सर इस चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, हमें इसको पढ़ने से फायदा क्या होगा, ये सॉलिड ऐसा होता है सॉलिड के बारे में, और ये सब तो हमने जब गैसियस स्टेट पढ़ा था तब भी देख लिया, इस चैप्टर को पढ़ने से फायदा क्या, यहाँ हमें क्या खास मिलेगा। तो आंसर आपके पास ये है कि आप जरा सोचो कि गैसियस स्टेट में हमने ऐसा क्या पढ़ा था। वहाँ गैसियस स्टेट में हमने बॉयल, चार्ल्स एंड गैय-लुसाक्स लॉ पढ़े, आपने वो लॉ पढ़े जो गैसेस पे अप्लाई होते हैं, कैसे हम किसी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक गैस है समझ में जिसका वॉल्यूम 25 लीटर है और उसे मैं 1 लीटर तक कंप्रेस करना चाहता हूं तो कितना प्रेशर लगेगा, तो P1V1 इक्वल टू P2V2 से निकाल सकते हो ना, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस दैट गैस, यस और नो। तो वी हैव स्टडीड द गैसियस लॉ व्हिच इज यूजफुल टू फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। वी हैव डिफरेंशिएट द गैसेस इन टू पार्ट, आइडियल गैस एंड रियल गैस, यस और नो। जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT देखी तो उसको मॉडिफाई किया वैन डर वाल गैस इक्वेशन से, याद आ रहा है सब। तो ये किसमें देखा था, गैसियस स्टेट्स के अंदर हमने गैसियस स्टेट्स में इन सभी चर्चा की। वैसे ही सॉलिड हम यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉलिड, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। अब ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हम अगर सॉलिड की स्टडी करेंगे तो सॉलिड को पढ़ने से फायदा क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सॉलिड अच्छा है। सॉलिड से मतलब ये हुआ आयरन भी सॉलिड है, एल्यूमिनियम भी सॉलिड है, ठीक है, सिल्वर भी सॉलिड है, गोल्ड भी सॉलिड है, लेकिन हमारे लिए कंस्ट्रक्शन के लिए कौन इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए कि किसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, किसकी डक्टिलिटी अच्छी है, किसकी मैलिएबिलिटी है। अगर सिल्वर की बिल्डिंग बनाओगे तो क्या होगा, अगर कोई छत बनाने में सिल्वर की रॉड का इस्तेमाल करे तो क्या होगा, अपना फेट चलेगा तो ही गिर जाएगी। क्यों, अरे बहुत इजीली मेलिएबल है, डक्टाइल है ना, नहीं समझे बात समझ में आ रही। सिल्वर की रॉड, सिल्वर जो है वो इजीली मेल्ट हो जाता है, बात समझ आ रहे हैं, उसको हम बहुत इजीली मेल्ट कर सकते हैं ना, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं। तो ये हमें, जबकि सॉलिड तो वो भी है, उसके भी पार्टिकल पास में है, नहीं है समझ। तो किसी सॉलिड्स के पार्टिकल की यानी उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करना, उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कि अगर सभी सॉलिड के पार्टिकल पास पास होते हैं तो ऐसा क्यों कि एक सॉलिड बहुत हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, जो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर अलग है और दूसरे के अलग अलग हैं, नहीं समझ में आया। अगर आयरन भी सॉलिड है, सिल्वर भी सॉलिड है, दोनों के ही पार्टिकल पास पास है,
इसका मतलब दोनों की पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्यों है? सॉलिड तो ये मार्कर भी है, सॉलिड तो ये, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट हुई। मतलब सो इन चैप्टर्स को हमारे जो मेन स्टडी करने का पर्पस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड एंड द यूजेस ऑफ द सॉलिड इन आवर डेली लाइफ, वो जिसमें कहाँ कहाँ हमारे एप्लीकेशन आ रहे हैं, जिसको हम रिलेट करेंगे। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमें यहाँ पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ओल्ड सिविलाइजेशन बिल्डिंग्स, उनमें उनकी ग्लास विंडोज में क्या चेंज आ जाता है। ग्लास, अब दो तरह के ग्लास होते हैं, क्वार्ट्ज ग्लास और ग्लास, दोनों एक ही केमिकल के बने, सिलिकॉन ऑक्साइड के, SiO2 के, बट दोनों की प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंस है। तो इन सब पॉइंट्स को, तो अगर एक बार जरा क्वेश्चन बैंक की तरफ देखो, क्वेश्चन बैंक मैं आप लोगों को PDF भी सेंड कर दूंगा, ग्रुप में PDF सेंड किया जाएगा, उसमें आप देखोगे। पहला क्वेश्चन रीड करो क्वेश्चन बैंक का, व्हाट आर सॉलिड एंड राइट ऑन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। इसका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट, व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, यही बता दिया। पार्टिकल कैन ऑसिलेट ओनली इन देयर मीन पोजीशन, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट, Stability of states of any matter depends in which factor? the stability of states of any substance, thermal energy and interparticle force of attraction, या इसको हम कह सकते हैं इंटरपार्टिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तभी तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी। तो ये दो फैक्टर है। इस क्वेश्चन का आंसर भी NCERT की लाइंस में भी छुपा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, On the basis of arrangement of constituent particles, there is atom, molecular ion, how many type of solids? चलिए यहाँ से अपना टॉपिक चेंज हो जाता है। ये पहले 3 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। इससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट नोट करना चाहता है तो नोट कर सकता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ सॉलिड। नाउ पुट अप अ हेडिंग, टाइप्स ऑफ सॉलिड। अभी आराम से, बहुत ही प्यारे टाइप्स है ना। और there are 2 type of solids on the basis of arrangement of interconstitutional particle। हम इसे constituent particle या inter particles के arrangement के बेस पे, सॉलिड तो सभी सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं। इन ऑल सॉलिड द पार्टिकल्स आर टाइटली पेग्ड बट द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट इज डिफरेंट। जैसे मेरे पास अगर 5 to 10 बॉल्स हैं उनमें, और उन 10 बॉल्स को मैंने कहा कि भाई पास में लेकर आओ उनमें, यानी उनको पास पास में रखो। तो 10 बॉल्स 2 स्टूडेंट को दी, तो एक स्टूडेंट ने क्या करा, 10 बॉल्स को पास में रखना है, मतलब ऐसा रख दिया। मतलब सर ने क्या बोला, पास में रखो, तो ऐसा रख दिया। ठीक है, वही एक स्टूडेंट ने क्या करा, ऐसा रख दिया। टेन बॉल्स है, ठीक है। और एक और स्टूडेंट है, उसने बॉल्स को कैसा रखा है, फिगर दिख रहा है सबको? मैं इसी लेयर में ही बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, हम इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं 10 बॉल्स। और ये वाला फिगर भी थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो आपको फर्क समझ में आएगा। Out of this 3 type of packing, which is highly efficient packing? X, Y और Z। क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ जो स्पेस दिख रही है, यहाँ तो वो स्पेस ही स्पेस है, ऊपर पूरा खाली नीचे पूरा खाली। दे आर नॉट टाइटली पैक्ड, क्योंकि अगर एक को भी लूज करूंगा तो दे कैन इजीली मूव। ठीक है, तो यहाँ क्या करा उन्होंने, लीनियर रखा पार्टिकल्स। लेकिन मैंने ये जो अरेंजमेंट बनाया था कि 5 बॉल और उसके नीचे 5 बॉल्स, तो यहाँ जो स्पेस आई वो कैसे आ रही, ध्यान से देख रहे हो आप सब?
ठीक है, इसे बोलते हैं टेट्रागोनल स्पेस, टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल, 4 एंगल हुए ना। लेकिन यहां जो आ रही है वो कैसी आ रही है? ट्राइंगुलर, मतलब आधा हिस्सा आया ना। तो इंटर पार्टिकल स्पेस यहां क्या है? और जितनी कम इंटर पार्टिकल स्पेस उतना अच्छा सॉलिड, क्योंकि उतना टाइट पैक होगा ना। और इंटर पार्टिकल स्पेस कम कब आएगी? जब उसके पार्टिकल सिस्टमैटिक अरेंज होंगे, रैंडमली नहीं। रैंडमली मतलब अगर मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें बॉल ऐसी भर दी, 10 बॉल्स हैं और फुटबॉल है, कोई सी बॉल है, बॉक्स में जस्ट सिंपल रख दिया, और वहीं अगर मैंने अरेंज करके रखी तो एक बॉक्स में ज़्यादा बॉल आ सकती है ना। नहीं समझे मेरी बात? तो अगर आपको मैं एक बॉक्स दूं, आप, मैंने शुरू में ही इस चैप्टर के इसमें क्या कहा था? इमेजिन। आप जितना इमेजिनेशन, यानी आप एक ब्लैंक बॉक्स अपने माइंड में इमेजिन कर लीजिए। आप चाहे शू बॉक्स है उसको थोड़ा बड़ा कर दो, टीवी बॉक्स से या फ्लिपकार्ट से कोई बड़ा सा भी आपको मतलब किसी ने गिफ्ट भेजा, अननोन पर्सन, उसमें ठीक है, खाली डब्बा, तो आपके पास एक वो खाली बॉक्स है और आप उसमें बॉल्स कैसे रख रहे हो? देखिए, तो एक पर्सन के भी क्या है, उसने सारी बॉल्स जो है वो नीचे बॉटम पे जमा दिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके इसी बॉटम में ही जमा दिए, ठीक है। और वही ये क्या कर रहा है कि लेयर बनाते चल रहा है। क्या बना रहा है? तो जस्ट सिंपल एक लाइन में लेयर बनाना वो सही अरेंजमेंट नहीं हुआ। रैंडमली ऐसा फेंक दोगे बॉक्स के अंदर, तब भी प्रॉपर्ली अरेंज नहीं होगी। नंबर ऑफ बॉल्स ज्यादा कब आएगी? जब उसको आप उस बॉक्स की ज्यादा से ज्यादा स्पेस यूज कर लोगे तब ना। नहीं समझे? किसी बॉक्स की जितनी ज्यादा स्पेस यूज हो गई, इसका मतलब उसमें उतनी ज्यादा बॉल्स आ गई है। क्लियर हुई बात? यहां से कुछ समझ में आ रहा है? That type of solid whose particles are not properly arranged in a proper manner, then such type of solids are known as amorphous. So how many type of solid? There are 2 type of solid. Amorphous, नाम में जुबा है amorphous मतलब not in form. Morphous, morphology, study of external structure, their shape and form is known as morphology, biology. मॉर्फ, मॉर्फ मतलब शेप, तो ए मतलब नॉट, नॉट इन फॉर्म, नॉट फॉर्म मतलब जो किसी प्रॉपर शेप में नहीं है। इनके अरेंजमेंट का एक पैटर्न है। कैसा पैटर्न है? तो उसको बोलूंगा ट्राइगोनल पैटर्न। देखो यहाँ पे, क्योंकि स्पेस कैसी बन रही है। अब इंटर पार्टिकल स्पेस को सॉलिड स्टेट में इस चैप्टर में क्या कहा जाता है? वॉइड्स। तो ये आप अपने टॉप पे लिख सकते हो। हम इस शब्द को दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब पूरा टाइप पढ़ लेंगे। ये पार्ट 1, अभी पार्ट 1 चल रहा है इस चैप्टर का, सॉलिड स्टेट पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। तो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाला जब खत्म हो जाएगा, पार्ट 2 क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा, जब पार्ट 3 पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम अरेंजमेंट देखेंगे तब हम वॉइड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तब तक आप अपने पॉइंट्स दिमाग में रख सकते हैं कि अगर कहीं कोई रेफरेंस बुक पढ़ते वक्त या आपको वॉइड मतलब इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ठीक है, इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल स्पेस ही बोला था, जिसे मैं पार्टिकल कहता हूँ। इसे बुक्स वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलेंगे, ठीक है। तो भावनाओं को समझेगा, ठीक है। जहां पार्टिकल मिलने वाला इंटर पार्टिकल, वहाँ इंटर कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बात समझ में आएगी? तो क्रिस्टलाइन क्या होता है? तो ध्यान से देखा जाए तो मेरे अकॉर्डिंग ये एमॉर्फस हुआ, ये क्रिस्टलाइन हुए। लेकिन एक्चुअल में क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या हुआ? एमॉर्फस। और इनको अगर मैं एक फिगर में बनाने की कोशिश करूं कि चलो पार्टिकल्स को हमने अरेंज किया, अब बॉल्स को रखने जा रहे हैं, देखो किसी ने इस तरह से बॉल्स का अरेंजमेंट बनाया।
चलो अभी थोड़ा सा मेरे साथ इमेजिन करो, मतलब जितना ध्यान से समझोगे उतना। ठीक है, इमेजिन करो भाई हाथ में बॉल है, कौन सी बॉल, टेनिस बॉल या अब जो भी प्लास्टिक बॉल जो भी खेलते हैं ना, अब छोटा सा बॉल जो वो 5 रुपये वाला, अब आता है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, एक बॉल ये रहा, एक बॉल ये रहा, देखो 2, उसके नीचे 3, उसके नीचे 4, उनके सेंटर्स को कनेक्ट कर दो, क्या शेप बना, स्क्वायर। ऐसे कुछ बनेगा यहाँ पे। 1 2 3 4 4 बॉल रखी थी। ठीक है, अभी ये 4 यहाँ फ्रंट में रखी है, आपके सामने फ्रंट में आपको दिख रही है 4 बॉल है ना, अच्छे से अपने इमेजिन करिए। उसके पीछे भी 4 है। ठीक है, 4 बॉल आगे 4 बॉल पीछे रखी और उनके सेंटर्स को जोड़ दूं तो क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये इमेजिन आपकी इमेज आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो देखो, मतलब अगर मैं अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या दिख रहा है ध्यान से अगर देखो तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, स्क्वायर, फिर एक 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 स्क्वायर। हम लोग कोई बुक नहीं है भाई, है ना, टीचर ये तो साइड छोटी बड़ी हो गई है ना, भले बीच में रेक्टेंगल बन गए, कुछ स्क्वायर बन गए। भावनाएं समझना है, क्या समझना है, भावना को नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये एक पैटर्न रिपीट हो रहा है ना, लेकिन क्या यहाँ पर कोई पैटर्न है, पार्टिकल्स पास पास है। बोले सर आपने इतनी तो स्पेस में नहीं कहा है कि पार्टिकल तो गैस दिख रहे हैं। फिर वही बात आ रही है कि अब चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, सॉलिड, ये पास में ही है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने उसमें क्या रखा है इनको, मतलब देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट, यहाँ 2, फिर यहाँ 3, फिर 2 2 2 3 3 का बल, फिर 2 आ गया, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ रिपीटेशन। लेकिन यहाँ एक पैटर्न में रिपीट हो रहा है 2 2 2। या तो मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर पैटर्न रिपीटेड अलॉन्ग अ कंप्लीट शीट। स्क्वायर पैटर्न क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे स्क्वायर की तरह इमेजिन करके भी चल सकते हो कि यह पैटर्न क्या हो रहा है। तो क्रिस्टलाइन के पार्टिकल्स के अगर हम सेंटर को कनेक्ट कर दें तो सेंटर को कनेक्ट करने पर एक प्रॉपर शेप मिलता है। क्या मिलता है, मतलब ऐसा कोई शेप सॉलिड में होता नहीं है। अभी देखो आप, 4 बॉल आगे थी, 4 बॉल पीछे थी, क्या कोई क्यूब था, क्या थी तो बॉल, लेकिन सेंटर को कनेक्ट करने पर आपके ब्रेन में जो इमेज बनी वो क्यों है। तो ऐसा ही कुछ हम सॉलिड्स के शेप को नाम देंगे बाय कनेक्टिंग देयर शेप, लेकिन ऐसा कोई शेप रियल में होता नहीं है। कुछ बात आई क्या समझ में। ऐसे ही मैं अगर और एक पैटर्न चलाऊं, ठीक है, अभी सर्कल क्या होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट शेप के बनने चाहिए, तो ज्योमेट्री बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन समझाने के लिए मैं इस तरह से भी काम चला रहा हूँ, नहीं समझे। अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखो आपके माइंड में क्या बन रहा है, पहले ये देखो भाई क्या रिपीट होते जा रहा है। अब मैं एक इमेज बनाता हूं, इसको सेंटर बॉल समझ लो, तो समझ में आया, हेक्सागोन दिख रहा है। अब आपको हेक्सागोन का रिपीटेशन समझ में आएगा कि ये बन जाएगा हेक्सागोन, ये बन जाएगा हेक्सागोन, मतलब इमेज तो अलग अलग बन सकती है ना भाई। पिक्चर समझ में आई, तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, द रिपीटेशन ऑफ अ पैटर्न, अ पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप पैटर्न रिपीट। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या हुआ, what are crystalline solid? That type of solid whose constituent particles are regularly arranged in a fixed pattern or a fixed geometrical shape are known as crystalline solid, or that type of solid
which particles does not show any regular repetition pattern are known as amorphous solid. अभी क्या बात समझ, कितने टाइप के सॉलिड हुए? दो, क्रिस्टलाइन और एमर। क्या सिर्फ डेफिनेशन का ही फर्क है? नहीं, बहुत सारे, जब उनके अरेंजमेंट में फर्क है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस होंगे। तो उनकी प्रॉपर्टीज में ऐसे क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं वो हमें प्रॉपर्टीज के डिफरेंस देखने हैं। बट क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का मीनिंग क्लियर हुआ? अगर आपको फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो कि एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन, टेक्स्ट में डिफिकल्ट मतलब फिगर दिए होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं उनमें। आपको ये सिंपल वाले बनाना है कि हाँ रेगुलर का मीनिंग क्या हुआ तो आप बना सकते हो। ठीक है, अभी हम बाकी पूरा डिफरेंस डिस्कस करेंगे कि पूरा डिफरेंस एक साथ डिस्कस करना है उनमें। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ नोट करना हो तो पहले नोट कर लो, रफ नोट्स बनाना है ये भी उनमें। मैंने पहले ही कहा कि आपके सही नोट्स कब बनेंगे? जब आप क्वेश्चन बैंक के आंसर्स लिखोगे। जो क्वेश्चन बैंक आपको दिए हैं 15-16 क्वेश्चन के, वन बाय वन सारे क्वेश्चन के आंसर रीड करके लिखते जाओगे, ऑटोमेटिक आपके क्या बन जाएंगे? नोट्स। और टॉपिक में बताते जा रहा हूँ कि पहला टॉपिक क्या है? सॉलिड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा टॉपिक आया टाइप्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ऐसे नोट्स बनाओ या क्वेश्चन बैंक के डायरेक्ट आंसर लिख लो समझ में। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन। लिखना नहीं है ना, आराम से सिर्फ समझना है। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम डेफिनेशन का देख चुके हैं इनमें। और दैट टाइप ऑफ सॉलिड इन विच देयर पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज इन अ रिपीटेड पैटर्न। रेगुलर एंड रिपीटेड, ठीक है, रेगुलर के साथ रिपीट। ऐसा नहीं कि यहां तक स्क्वायर चल रहा है बाद में ट्रायंगल, तो हैगा तो वो रेगुलर लेकिन रिपीटेड नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ सॉलिड which particle shows regular and repeated geometrical pattern are known as crystalline solid. ठीक है, डेफिनेशन के बाद ऑर्डर, their particle shows long range order। क्या देते हैं? मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ी देर तक स्क्वायर चला, पूरी शीट पे यानी पूरा जितना आप उसका एरिया देखोगे, यानी आप सॉलिड को, मान लीजिए आपके पास सॉलिड की एक पूरी बड़ी सी शीट है, तो इस पूरी शीट पे वो स्क्वायर पैटर्न दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस लाइन में स्क्वायर है, नीचे ट्रायंगल है। दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज मतलब द सेम पैटर्न, द रेगुलर रिपीटेड ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटायर सॉलिड, पूरे सॉलिड में डिस्ट्रीब्यूटेड है, विच इज नोन एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लेकिन यहां पे क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अभी देखो थोड़ा बहुत रिपीटेशन है लेकिन कैसा, इतनी दूरी तक चला, ठीक है, देखो यहां चला, फिर यहां चला, फिर यहां दूसरा पैटर्न आ गया, फिर यहां पैटर्न अलग आ गया, नहीं समझ आया। तो इनमें थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न फिर बार बार बदल रहा है, मतलब ज्योमेट्रिकल शेप बदलते जा रहे हैं ना इनमें। तो दे आर शॉर्ट रेंज ऑर्डर, ठीक है। लेकिन लॉन्ग रेंज ऑर्डर होने से क्या फायदा है? जब पार्टिकल रेगुलरली रिपीटेड पैटर्न में टाइटली पैक्ड होते हैं, जिनके पार्टिकल बहुत टाइटली पैक्ड होंगे, जिनके अंदर इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होगी, ऐसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्या होगा इनका? ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये इनकी डेफिनेट होगी। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, मतलब 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, 20, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होंगे? ये मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, मतलब वो टेम्परेचर क्या होता है? रेंज में होता है कि इस रेंज से इस रेंज पे ये मेल्ट होंगे। इसका क्या होता है? एग्जैक्ट पॉइंट होता है कि इस पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा। अ डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड,
standard enthalpy of fission, the amount of heat required to convert 1 mole of solid to 1 mole of a liquid, under standard condition is known as standard enthalpy. यानी the change in heat during a conversion of solid to liquid under standard condition is known as standard enthalpy of fusion. तो आपको इस डेफिनेशन को सुनकर अब यहाँ लिखकर लिखने की जरूरत नहीं, ये सब थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है, वहीं पे कवर हो गया. यहाँ कोई नहीं पूछेगा आपको बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब पता होना चाहिए. तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, डेफिनेट है, लेकिन इसकी कोई क्या है, इंडेफिनेट, मतलब नॉट डिफाइन, ऐसा भी कह सकते हैं. इनका फ्यूजन की एंथैल्पी कोई डिफाइन नहीं होती. ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड के इन मेन डिफरेंसेस, मतलब यहाँ पे जो मेन डिफरेंस देख रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा और सबसे खास जो डिफरेंस हमारे पास आने वाला है, क्लीवेज. They show sharp cleavage and they does not show sharp cleavage. अब ये क्लीवेज से मतलब क्या हुआ? देखो ये वुड, ये प्लास्टिक, ये सब एमॉर्फस है. ये डस्टर एमॉर्फस है. The amorphous solid does not show sharp cleavage, while crystalline solid shows sharp cleavage. तो यहाँ शार्प क्लीवेज से मतलब क्या है, पॉइंट पे फोकस करो. कोई बता सकता है क्या? तो इसको भी कट कर सकते हैं. अगर मैं ये फार्म को बोलूँ कि वह एक बढ़िया तेज धार वो बकरा काटने वाली लेकर आओ, इससे अगर इसको काटें तो आप इसको 2 इक्वल पार्ट में कर सकते हो ना, और इसके जो दोनों एंड होंगे बिल्कुल शार्प नजर आएंगे आपको, बिल्कुल चिकने स्मूथ भी होंगे. क्या आप वुड को ऐसा नहीं कट कर सकते क्या? तो आम आदमी के जैसा नहीं सोचना है कि या नहीं समझ रहे हो, कारपेंटर के जैसा नहीं सोचना है कि शार्प मतलब उसके लिए शार्प यही होता है कि अगर लकड़ी 2 बराबर भागों में कट गई, आगे पीछे नहीं हुई, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, बिल्कुल चिकनी है, ठीक है, तो उसके लिए वो क्या हो गया, शार्प, मतलब क्लीन क्लीवेज है. जब इसके पार्टिकल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है, समझ में, तो जब हम इसको कट करते हैं ना, यानी आप इसको अगर कभी भी कट करोगे तो पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा. नहीं समझ रहे? आप कभी भी इसको ऐसा कट नहीं कर सकते कि ऐसा वाला, ये पार्टिकल मतलब एक मतलब समझ रहे हो, या सॉरी मैंने गलत काट दिया, ये ऐसा कि आप इसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न को ही कट कर दो कि एक स्क्वायर और आधा स्क्वायर इधर रह गया, या तो जाएंगे 2 स्क्वायर जाएगा, बाकी स्क्वायर इधर आएंगे. मतलब आप इसके इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न को ब्रेक, ठीक है. तो ये शार्प क्लीवेज कैसा लगेगा, जब भी कट होगा मतलब ये अपने इस पैटर्न भी कट होगा, और यहाँ कोई पैटर्न नहीं, इसमें कोई पैटर्न नहीं. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज शार्प क्लीवेज. आपको पार्टिकल लेवल पे सोचना है. किस लेवल पे? एट देयर पार्टिकुलर लेवल, में देयर ज्योमेट्रिकल शेप. नहीं समझ रहे हो, मतलब कट होने के बाद जो 2 पीस बनेंगे उनमें सेम वही पैटर्न होगा जो कट होने से पहले था, लेकिन इनमें ऐसा. अगर हम इसको कुछ कट कर दें किसी पॉइंट से, इनके पैटर्न में क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है. नहीं है समझ? अगर मैं सपोज इसको यहाँ से कट करता हूँ, ये वाला हिस्सा निकाल, तो यहाँ से अब पैटर्न चेंज हो गया. अभी तक अब देखो ये हिस्सा इधर चला गया, इस हिस्सा में अलग रिपीटेशन है और इसमें पैटर्न ऑफ रिपीटेशन अलग है. नहीं समझे? क्योंकि ये कैसा शो कर रहा है इस तरह का, और ऐसा कोई अरेंजमेंट इसके पार्ट में है ही नहीं. तो शार्प, क्लीन एंड शार्प क्लीवेज का मतलब है कि जो पीस बन रहे हैं कट करने के बाद उनमें सेम पैटर्न होना चाहिए. सो क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन शो क्लीन एंड शार्प क्लीवेज. amorphous solid can does not show, so no sharp cleavage. इनमें कोई शार्प क्लीवेज नहीं है.
ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आ रहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक while amorphous solids are isotropic। लेकिन अब आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक? तो ये वाला फिगर हटाता हूँ, फिर से एक फिगर बना लेते हैं। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ऐसा अरेंजमेंट दे रहा है, तो भैया यहाँ पे जो शेप बन रहा है वैसा बन रहा है, रेक्टेंगुलर। ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, और एमॉर्फस तो आपके सामने बना हुआ ही है ना, ये एमॉर्फस। अगर मैंने इस डायरेक्शन में करंट पास किया, द करंट पास इन दिस डायरेक्शन, एक करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन एक्स, डायरेक्शन वाई, कौन सी डायरेक्शन का करंट जल्दी पास हो जाएगा? क्यों? पार्टिकल क्या है? बॉन्ड। तो ये एक सॉलिड की शीट है, ठीक है। ये सारे डिफरेंस पार्टिकल लेवल पे नजर आते हैं। प्रैक्टिकली अगर करने जाओगे, प्रैक्टिकली मतलब जैसे मान लीजिए भाई आयरन की शीट है, तो अगर आप यहाँ से करंट पास करोगे और यहाँ से करंट पास करोगे तो आपको सेम टाइम में फटाफट मिल जाएगा। तो बोले सर ये तो गलत पढ़ा दिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल लेवल है, लार्ज लेवल है ना, इसके अंदर पता नहीं बहुत सारे पार्टिकल हैं। जब हम एक छोटे लेवल पे उनके अरेंजमेंट को देखते हैं उनमें, उस पार्टिकुलर लेवल पे उनमें, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कि जो पार्टिकल जब सिस्टमेटिक अरेंज होते हैं, तो कंडक्टिविटी मतलब सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर एक्स डायरेक्शन में करंट ज्यादा पास हो रहा है, यानी फास्ट पास हो रहा है, वाई डायरेक्शन में बहुत कम या स्लो पास होगा। मतलब द कंडक्टिविटी ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। All those properties which are direction dependent are known as isotropic properties। क्या बोलेंगे उसे? ठीक है, मतलब डायरेक्शन डिपेंडेंट एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। तो ये कैसी है? ये प्रॉपर्टीज जो है वो डायरेक्शन पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम लोग आइसो मतलब जो हर डायरेक्शन, ऑल दोज प्रॉपर्टीज, ठीक है, विच डज नॉट डिपेंड, मतलब विच आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो एमॉर्फस में क्या है? अभी यहाँ ऐसा बना है, आप कोई सा भी है, एमॉर्फस में यहाँ से करंट पास करो, यहाँ से करंट पास करो, इस एंगल से करंट पास करो, सभी डायरेक्शन से क्या होगा? सेम ही आएगा। सभी डायरेक्शन से क्या होगा? सो थर्मल कंडक्टिविटी, हीट कंडक्टिविटी, refractive indexes, these are some of the properties which does not show variation with direction in amorphous solid, while crystalline solid shows variation with direction, कि आप किस पार्ट से उसको देख रहे हो। कोई सॉलिड गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी, वो किस पे डिपेंड करता है? ये सिल्वर भी कंडक्टर है, आयरन भी गुड कंडक्टर है। अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी सब्सटेंस गुड कंडक्टर तब होता है, याद करो भाई फिजिक्स, सेमीकंडक्टर में हमने पढ़ा है वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और उनके बीच की डिफरेंस को बोलते हैं एनर्जी गैप। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होता है वो उतना अच्छा कंडक्टर होता है। यस और नो? और एनी सब्सटेंस विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। किस पे डिपेंड करता है?
ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, मुझे प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता लेकिन कुछ गलत होता है, मेटालिक लस्टर, लस्टर होती ना, क्या होता है मेटालिक लस्टर का मतलब? LUSTURE, शाइनिंग, चमक। तो कोई सॉलिड में चमक होगी, ये किस बात पे डिपेंड करती है? फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना। कंडक्टिविटी, एनी सब्सटेंस विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है। बट लस्टर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना उतनी ज्यादा मेटालिक लस्टर होगी, ठीक है। बट ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ये समझ में आया? तो एनसीईआरटी की जब लाइंस पढ़ोगे तो उसमें ऐसा पॉइंट मिलेगा, वहां से आपको क्वेश्चन बना के आपको खुद को ऐड करना है उसको, जिसको कोई अच्छी एग्जाम देना है, ठीक है। नंबर ऑफ, अब मेटालिक लस्टर के साथ साथ और एक प्रॉपर्टी है जो फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, जो आपको फाइंड आउट करना है एनसीईआरटी की लाइन से। 3 बता दी, चौथी छोड़ दी, ठीक है। फिर से पूछो, क्या पूछ रहा? मेटालिक लस्टर, हाँ, ठीक है, आएगा समझ। तो आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब the properties which does not show variation with directions are known as isotropic properties, ठीक है। मतलब ये amorphous solids के हुए आइसोट्रोपिक इन नेचर, मतलब ये नेचर हुआ ना, एंड दे आर एनआइसोट्रोपिक, इनका नेचर कैसा है? सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर व्हाइल amorphous solids आर, और उसको समझाने के लिए मैंने इस फिगर का इस्तेमाल किया है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के फिगर का इस्तेमाल किया जाता है आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक को समझाने के लिए, बात समझ में? तो ये कितने डिफरेंस हमने कवर किए? 1 2 3 4 5 6 डिफरेंसेस कवर है मुझ में। एक डिफरेंस आपको और फाइंड आउट करना है। कितने डिफरेंस है टोटल हमें? 7। नहीं आया समझ में? वन मोर डिफरेंस आपको क्या करना है उनमें। और एनसीईआरटी में क्रिस्टलाइन एमॉर्फस की पूरी, ऐसा नहीं कि आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है, टेबल बना के ही दे रखी है उन्होंने, डायरेक्ट टेबल दी गई है, ठीक है। बात आया समझ में? सो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का मीनिंग क्लियर हुआ? वाटर क्रिस्टलाइन, वाटर एमॉर्फस एंड द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। एनी डाउट यहाँ तक? पार्टिकुलर, लेकिन हमने पहले बता दिया कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन का शब्द से बता दिया, और रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न, पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। तो जब पैटर्न ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट तो डेफिनेटली उसमें स्पेस बहुत कम आई होगी, ठीक है। डेफिनेटली एमआरवन में कोई पैटर्न नहीं है ना, तो स्पेसेस क्या होगी? ज़्यादा ही होगी। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई पैटर्न नहीं है और स्पेस कम हो गई, ऐसा कैसे संभव है? एक बॉक्स है, 2 बॉक्स है, ठीक है। एक बॉक्स में आपने बॉल भरी और एक ने दूसरे बॉल में, आपके बॉक्स में 10 बॉल्स आई, उसके बॉक्स में 25 बॉल्स आ गए। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब उसने सिस्टमैटिकली अरेंज की होगी, मतलब उसने उस बॉक्स की मैक्सिमम स्पेस को यूज किया ना। ऐसा नहीं कि तुम दोनों को बॉक्स बड़े छोटे दिए थे, बॉक्स तो सेम साइज के। बात समझ में? ठीक है। सो लास्ट जो डिफरेंस आता है मुझ में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ट्रू सॉलिड। क्या है? while amorphous solids are pseudo solid or they are also known as super cooled liquid। क्या बोला था इन्हें? अब ये पूरा डिफरेंस डायरेक्ट बढ़ा दिया है, इसके बाद भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आपको अभी क्वेश्चन बैंक में नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चन बैंक आपके पास है उनमें से कुछ क्वेश्चन के आंसर अभी ये वाई लगा दो कि वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर नोन एज ट्रू सॉलिड एंड वाई अमॉर्फस सॉलिड्स आर नोन एज सूडो सॉलिड। मतलब हम ऐसा कैसे कहते हैं कि ये डस्टर जो है वो सूडो है, ये जो मार्कर है ये सूडो है, ये जो वुडन की जो बेंच बनी हुई है ये सूडो है। यहाँ सूडो से मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट सूडो? सूडो सॉलिड। तो इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, लेकिन मैं मीनिंग क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई टीचर ऐसा करे, बोर्ड लेवल का टीचर, कि डायरेक्ट डिफरेंस पढ़ा दिया, तो इस डिफरेंस को पढ़ने के बाद भी कुछ अच्छे क्वेश्चन के आंसर कवर
नहीं होते। तो कौन से नहीं होते वो लाइन से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको क्या करना है, डिफरेंस क्रिस्टलाइन एमॉर्फस के बारे में पूरा अच्छे से लिखना है। और जो जो पॉइंट्स आपको समझ में आए, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक मतलब डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, द प्रॉपर्टीज मतलब कंडक्टिविटी, लस्टर, वो जी में थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी are not dependent on direction. It means they are same from all direction. While thermal conductivity, electrical conductivity of crystalline solid depends on direction. ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन में ज़्यादा होगी तो किसी एक डायरेक्शन में कम होगी, मॉलिक्यूलर या पार्टिकुलर लेवल पे। चलिए, कितने क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी मिल गए थे? पहले हमने टॉपिक 1 में 4 हो गए थे। अब टॉपिक 2 था हमारा डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस। तो बोलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of solid show anisotropic nature? नहीं, ये क्वेश्चन कुछ और बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? Write down the difference. हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिल गया, राइट डाउन द डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of solid show anisotropic nature? विच टाइप ऑफ सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज एनिसोट्रोपिक नेचर। और Why solid shows sharp cleavage? वाई क्रिस्टलाइन सॉलिड शोज शार्प क्लीवेज? शार्प क्लीवेज बिकॉज ऑफ द regular and repeated pattern of the interparticular element. Regular and repeated pattern. Why crystalline solid shows sharp cleavage? Because their particles are arranged in a regular and repeated geometrical shape pattern. That's why. ठीक है, next question. Which type of solid shows definite enthalpy of fusion? क्रिस्टलाइन सॉलिड से हो डेफिनेट, मतलब ये मैंने क्या दिया है, एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन बनाएगी एग्जाम में, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक डिफरेंस और बनाया जा सकता है, तो सोच सकता है एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो देखो, मेरी क्वेश्चन बैंक को एग्जाम में कैसे मॉडिफाई करके पूछा जा सकता है। सपोज वो आपसे ऐसा पूछे, यस, अगर वो ऐसा पूछते हैं आउट ऑफ द बेंजोइक एसिड एंड पॉलीथीन, आउट ऑफ द बेंजोइक एसिड एंड पॉलीथीन विच हैव डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। अभी आपने आगे का पार्ट पढ़ा नहीं है, इसलिए प्यारा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने मोस्टली बेंजोइक एसिड शब्द सुनने क्या आगे हमारे दिमाग में लिक्विड आता है, बोले सॉलिड का है। ठीक है, नहीं समझे? पॉलीथीन, तो ये तो हमें क्या दिखती है, सॉलिड भी नहीं नजर आती है, तो सेमी सॉलिड लाइक होगी। लेकिन बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन है। हम लोग अभी इसी चैप्टर के दौरान बहुत मज़ेदार केस पढ़ने वाले हैं, जैसे कुछ अच्छे जिन्हें सॉलिड आर्गन। अब ऑर्गन क्या है? रूम टेम्परेचर पे तो गैस है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर कम करते करते, वो भी कैसे करना है, ग्रेजुअली टेम्परेचर कम करते हुए, वो जिसमें टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर बढ़ाना है, मतलब समझ रहे हैं, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का फैक्टर इंपॉर्टेंट है। ओनली टेम्परेचर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस, ओनली प्रेशर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये हमने कार्बन डाइऑक्साइड केस में देखा ना। सॉलिड ऑर्गन कम मिलेगी जब उसको बहुत कम टेम्परेचर पे वो सॉलिडिफाई होगी, लेकिन जब भी आप ऑर्गन को सॉलिडिफाई करोगे किस फॉर्म में होती है वो? क्रिस्टलाइन फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा। आया समझे? ये सर नो। तो मेरे उस क्वेश्चन में वो एग्जाम्पल फिट करके ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। तो ऐसे स्टूडेंट आप अपने खुद के क्वेश्चन बनाकर भी इसको अपने पॉइंट में सेट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस अभी हम देखेंगे। एमॉर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल्स में जो जो हमारे पास आते हैं, जितने भी पॉलीमर है, ऑल नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ एमॉर्फस का, ऑल नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर। मतलब पूरा पॉलीमर चैप्टर ले लो, जो भी उसके अंदर है, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीनायलॉन, नायलॉन 6, नायलॉन 6,
ठीक है, जो भी आपको याद आ रहा है, बेकेलाइट, ये सब क्या होते हैं? एमोर्फस। इसके बाद वुड, ठीक है, एंड ग्लास। लेकिन क्रिस्टलाइन के एग्जांपल में आता है क्वार्ट्ज ग्लास, जो हमारे रिस्ट वॉच में होता है, वॉच में होता है ना, क्वार्ट्ज। ये बड़ा ही प्यारा है। ग्लास और क्वार्ट्ज ग्लास दोनों ही किसके बने होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड के। तो ऐसा एक क्वेश्चन आपके इसमें है, although quartz and quartz glass both are made up of same chemical silicon dioxide SiO2, then why glass is amorphous while quartz glass is crystalline? क्या आंसर होगा? अरे भाई दोनों एक ही पार्टिकल के बने, लेकिन इसके पार्टिकल अरेंज नहीं है, इसके पार्टिकल, अरे दो लड़के थे, दोनों को बॉल दी थी कि बॉल बॉक्स में रखो, एक ने ज्यादा रखी, एक ने कम रखी। कारण क्या है? एक ने सिस्टमेटिक जमाई, एक ने सिस्टमेटिक, जिसने सिस्टमेटिक जमाई उसके बॉक्स में ज्यादा बॉल है। अरे बात समझ में आ रही है? तो दोनों ही सेम केमिकल के बने, मतलब सेम पार्टिकल के, बट क्या हो रहा है? अरेंजमेंट। क्या? इन ग्लास द पार्टिकल्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डज नॉट शो प्रॉपर रेगुलर रिपीटेड पैटर्न, लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रॉपर, मतलब इसके पार्टिकल एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज, द पार्टिकल्स ऑफ क्वार्ट्ज ग्लास आर अरेंज इन रेगुलर ज्योमेट्रिकल पैटर्न। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? सो क्वार्ट्ज ग्लास और ग्लास, इनका जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्लियर होता है। तो एग्जांपल्स में अभी इसके एग्जांपल अगर देखें, क्रिस्टलाइन का एक एग्जांपल, दूसरे बात जो मेन एग्जांपल में आता है सॉलिड ऑर्गन एआर, सॉलिड हीलियम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नेफ्थलीन। अब नेफ्थलीन क्या होता है? कौन बताएगा भाई? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, अच्छा बेंजीन से याद है, बेंजीन, सॉलिड बेंजीन, ये भी क्रिस्टलाइन, ठीक है। ये क्या है? ये नेफ्थलीन है, एक रिंग हटा दो बेंजीन, तीन लगा दो तो एंथ्रासीन, ठीक है। बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन है। जब इनको क्रिस्टलाइज करेंगे तो ये क्या होंगे? क्रिस्टल फॉर्म में। मतलब अगर किसी को सॉलिडिफाई करने पे वो रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं, तो फिलोसोफर ने कैसे सोचा है? व्हेनेवर एनी गैस और लिक्विड इज कंप्रेस्ड बाय लोअरिंग टेम्परेचर एज वेल एज बाय क्रिएटिंग प्रेशर, देन देयर पार्टिकल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स दैट। अब पार्टिकल के पास में आने का तरीका अलग अलग है। एक के पार्टिकल आए रैंडम, जैसे हम दो स्टूडेंट दिए थे एग्जाम्पल में, माइंड में दो स्टूडेंट दिए, दोनों को बॉल का टब दिया था, एक ने लिया टब धड़ाम से कूद दिया मोजी में, जल्दी दी, किसी को टाइम दिया था। एक क्या करा भाई? प्रॉपर सिस्टमेटिक जमा रहे। तो नेचर ने जब सॉलिड बनाना शुरू किए तो पार्टिकल को पास में लाना शुरू किया होगा। तो कुछ पार्टिकल सिस्टमेटिक तरीके से पास में आए और कुछ पार्टिकल, ठीक है, जैसे हमारे इसमें कहा जाता है वो जी पत्थर दो तरह के होते हैं, एक जो मंदिर में पूजा जाता है और एक जो हमारे पैरों के नीचे कुचला जाता है। अरे बात समझ में नहीं आया? ये वैसे एक पार्टिकल को जब, तो अगर हम भी किसी को क्रिस्टलाइज यानी सॉलिडिफाई करते हैं जब हम लेब में भी, तो नेचुरली इनका सॉलिड अवेलेबल थोड़ा है, ऑर्गन हीलियम क्या इनका अवेलेबल है क्या? क्या किया होगा? सॉलिड करके देखा, और जब वो सॉलिडिफाई हुए तो उनके पार्टिकल का अरेंजमेंट देखा गया, ठीक है। और हम ये जो शेप यानी पार्टिकुलर अरेंजमेंट जो है वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। आई क्या बात समझ में? तो सॉलिड आर्गन, हीलियम, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन, बेंजीन, इसके अलावा जो हमारे पास एग्जाम्पल में आता है ग्रेफाइट, डायमंड, ठीक है, ये सब क्रिस्टलाइन है। देन हाँ बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, बोरॉन कार्बाइड, ठीक है, ये सब क्रिस्टलाइन है। ये सब क्या है? क्रिस्टलाइन है, ठीक है। दे ऑल आर
क्रिस्टलाइन। तो एग्जाम्पल को भी इंक्लूड कर ले तो अपने डिफरेंसेस इतने सारे बन जाते हैं कि डेफिनेशन, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्लीवेज, ठीक है, नेचर, टाइप ऑफ सॉलिड, दे आर ट्रू, दे आर सुडो। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग? क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से बोल देते हैं। Out of the following which are amorphous crystalline? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस। तो आपको क्रिस्टलाइन बहुत सारे एग्जांपल्स में यहाँ मैंने कवर कर लिए, कुछ बच गए तो आपको फाइंड आउट करना है मुझे में फ्रॉम देना। एक बार बोल दो भाई क्या क्या है। Polyurethane, PVC, cellophane, rubber, glass, KMnO4। बस रुको रुको, आगे के जितने के शुरू के दिख रहे हैं ना, ये सेलोफेन, पॉलीयूरिथेन, ये सब क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर है मतलब एमॉर्फस हो गए। ठीक है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, आप सामने ले में प्रैक्टिकल भी क्या है, KMnO4 क्या है? क्रिस्टलाइन। सो पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 एंड K2Cr2O7 बोथ आर क्रिस्टलाइन। ठीक है, नेक्स्ट डायमंड क्रिस्टलाइन, 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 सॉलिड आर्गन क्रिस्टलाइन, सॉलिड आयोडीन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, बेंजीन क्रिस्टलाइन। हो गया। सो दिस आर अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट, और जो लोग शीट में सॉल्व कर रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, शीट में सॉल्व नहीं करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Why glass object of old ancient civilization becomes milky in appearance? वो जी मैं ठीक है, इस क्वेश्चन को कवर करने से पहले यहाँ तक का सेक्शन देख लेंगे। यहाँ तक किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर लो मुझ में, और फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।